Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about पंचायत and pandemic. GS पेपर 2 का ये पार्ट है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे. एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूँगी, बाकी के जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वो आपको आंसर राइटिंग पोर्टल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. इन एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम्स, पंचायत एंड समितिज हैव रिमेन्ड मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. क्रिटिकली डिस्कस. अब देखो, जब भी क्रिटिकली डिस्कस पूछा जाता है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दोगे, जो भी आपका टॉपिक है उसका आप इंट्रोडक्शन दोगे, ये क्यों हुआ है वो बताओगे, कॉजेज़ बताओगे, इश्यूज़ और चैलेंजेस इसमें क्या इन्वॉल्व हैं ये बताओगे, लूप होल्स डिस्कस करोगे. जब क्रिटिकली लिखा है तो आपको थोड़े से उसके नेगेटिव, उसके लूप होल्स डिस्कस करने पड़ेंगे. बट क्रिटिकली का मतलब खाली ये नहीं है कि आपको सिर्फ उसके नेगेटिव्स पर फोकस करना है. लूप होल्स डिस्कस करने के बाद आपको उसके पॉजिटिव्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे. पॉजिटिव्स डिस्कस करके आप उस अपने आंसर को बैलेंस आउट करोगे. तो एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको लेकर चलनी पड़ेगी इस तरीके के क्वेश्चंस में. तो एग्जामिनर की डिमांड यहाँ पर ये होती है कि आप नेगेटिव्स के साथ साथ उसको पॉजिटिव्स भी बताओ, और साथ में जिस पर्टिकुलर बेसिस पे आपने अपना क्वेश्चन को क्रिटिक किया है उस पॉइंट को लेकर के आप एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करके अपना जो क्रिटिक है उसको आप सपोर्ट कर दो. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि देखो, हमारा जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं वो इतने वेल एजुकेटेड और इतने ऑर्गेनाइज तो है नहीं. तो उस पर्टिकुलर केस में जो पंचायत और समितिज़ हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन के रह गई हैं, पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस इतने इफेक्टिवली वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस नहीं है, तो सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का ही काम कर रही हैं. तो यहाँ पर आप क्या डिस्कस करोगे? सबसे पहले तो पंचायत कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई है, फिर क्यों ये सब हो रहा है, ये इशू अगर अराइज हुआ है क्यों हुआ है, इश्यूज़ और चैलेंजेस इन्वॉल्व यहाँ पर आप डिस्कस करोगे, क्या लूप होल्स हैं वो डिस्कस करोगे. उसके बाद आप ये बताओगे उसके पॉजिटिव्स, जिसमें आप ये बता सकते हो कि पंचायत और समितिज़ को ही क्यों आजकल फिर भी हम ये इश्यूज़ आने के बावजूद हम लोग पंचायत और समितिज़ को सपोर्ट करते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम्स होने चाहिए. फिर जो हमने क्रिटिक किया था उसको एग्जाम्पल्स के साथ आप सपोर्ट कर सकते हो. एंड देन इन दी एंड आप ये बताओगे कि किस तरीके से आगे इम्प्रूव किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड में बताओगे आप. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस डिस्कस करोगे. बाकी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है. एग्जामिन वेदर रूरल वुमेन हैव बीन एम्पावर्ड बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. देन और 3 क्वेश्चंस हैं. तो आंसर राइटिंग पोर्टल वेबसाइट पर जाकर आंसर राइटिंग पोर्टल में आप ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो. अब ये पूरा इशू न्यूज़ में क्यों है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पंचायत के साथ एक इंटरेक्शन किया था. अभी ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड के चलते, ये इंटरेक्शन हुआ था नेशनल पंचायती राज डे पर, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोकल गवर्नमेंट्स की काफ़ी तारीफ़ की कि उन्होंने ये क्राइसिस से लड़ने में काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई है. उसके चलते ये पूरा इशू न्यूज़ में रहा है. अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. देखो, सबसे पहले देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRI है क्या. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब यहाँ पर क्या है, तो जितने भी लोकल अफेयर्स हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट जो कि लोकल बॉडीज़ के द्वारा किया जाता है, और ऐसी लोकल बॉडीज़ जो कि लोकल पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती है. और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किए गए थे. तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिल जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट और विलेज लेवल पर इस्टेब्लिश किए गए एज डिवॉल्व्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. क्यों होता है? सो दैट ग्रास रूट लेवल पर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके. और इस कैसे अचीव किया जा सके, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स को प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, इन सब चीज़ों के लिए ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इसका. तो इन सब चीज़ों के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिसेंट्रलाइजेशन का होना ज़रूरी है. और अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो ग्रास रूट लेवल्स पर डेमोक्रेसी को बिल्ड करना, ये इसका एम है. यहाँ पर आप एक और कोट ऐड भी कर सकते हो जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है. व्हेन द पंचायत राज इज एस्टैब्लिश्ड, पब्लिक ओपिनियन विल डू what violence can never do. So you can use this quote in your answer as well.
अब देखते हैं पेंडेमिक में पंचायत की रेलेवेंस क्या है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्यों पंचायत होना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले है हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट। अब जब भी अगर मान लो आप एक गांव में रहते हो, ठीक है, ये आपका एक विलेज है, इस विलेज में एक ये सरपंच है इस विलेज के, ठीक है। अब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक सिटी है, ठीक है, इस सिटी के एक IAS है, इनको हम दे देते हैं पर्सन A नाम है, ये B है। अब यहाँ पर विलेज में कोई ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है जहाँ पर लोग थोड़ा सा पैनिक कर गए हैं। तो जैसे कि अगर मान लो आजकल की कोविड की सिचुएशन जो आ गई है, यहाँ पर लोग अब पैनिक कर गए हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ के जो सरपंच हैं, इन्होंने कहा लोगों को कि आपको मास्क का यूज़ ज़रूर करना है, जब भी आप बाहर जाते हो या किसी से भी बात करते हो तो आप मास्क का यूज़ करोगे, फेस मास्क का। दूसरी तरफ ये जो सिटी के IAS हैं, ये इस गांव में आके कहते हैं लोगों को कि आप फेस मास्क यूज़ करने के साथ साथ दिन में 10 बार हाथ धोओगे, ठीक है, तो 10 बार आपको हैंड वॉश करना है, तो उसके लिए आप ये सैनिटाइज़र भी रख लो। अब क्या लगता है कि गांव के जो लोग हैं वो किसकी बात जल्दी मानेंगे, किसकी बात पर वो पहले विश्वास करेंगे? तो ऑब्वियस सी चीज़ हो जाती है कि गांव के जो अपने में से ही कोई एक पर्सन होगा, जैसे सरपंच है, वो गांव के अपने ही लोगों में से आ जाते हैं, तो उनकी बात वो ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि वो अपनों में से ही कोई है एक पर्सन जिससे वो रिलेट कर जाते हैं। तो उनको ये क्राइसिस की सिचुएशन में वो ज़्यादा विश्वास जो है वो सरपंच पे करेंगे, ना कि इस सिटी के IAS पर। इसीलिए पंचायत का होना, एक लोकल लेवल पर गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में एकदम से पैनिक क्रिएट ना हो और कोई एक ऐसा पर्सन हो जो उनको सही दिशा दिखा सके। दूसरी चीज़ है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। एक चीफ मिनिस्टर है मान लो किसी स्टेट का, तो वो हर गांव में जा के तो बता नहीं सकता लोगों को कि ये करो, फेस मास्क लगा लो, सैनिटाइज़र यूज़ कर लो, बाहर मत निकलो, ये सब चीज़ें आप चीफ मिनिस्टर तो जाके अब हर जगह बताएंगे नहीं। तो उस केस में क्या होता है, तब आपकी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट काम आ जाती है। तो आपकी ये जो पंचायत होती हैं वो उस टाइम पर काम आती हैं कि लोगों ने एक गांव में पंचायत बुलाई और लोगों को समझा दिया कि भाई फेस मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी है, एक दूसरे के घर रिश्तेदारियों में नहीं जाना है, शादियां नहीं होनी चाहिए वगैरह करके यहाँ पर बता दिया। तो उससे क्या होता है कि जो स्टेट का जो बर्डन था वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि CM ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है यहाँ पर पंचायत सरपंच को दे दी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बर्डन था आपका, वो भी कम हो जाता है। साथ में स्टेट कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है और जो इफ़ेक्टिव और टारगेटेड डिलीवरी है सर्विसेज और गुड्स की, वो भी इंश्योर की जा सकती है, क्योंकि लोकल लेवल पे लोग आराम से बता सकते हैं कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ उनके पास कम पड़ गई है। ये सब चीज़ें जो है आराम से मैनेज हो सकती हैं। जितने भी देखो सोशल लेवल के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका भी जो नोडल पॉइंट होते हैं वो ये पंचायत ही होती हैं। यही तो कंडक्ट करेंगे, ये तो बताएंगे क्या क्या सोशल प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर गाँव के लोगों के लिए बनाए गए हैं। और यही एक ऐसा नोडल पॉइंट है जिनकी वजह से ये वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो डायरेक्टली लोगों के पास पहुंचती हैं। तो ये विलेज लेवल पर ये सारे प्रोग्राम्स डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। साथ में एक और चीज़ यहाँ पर काम आती है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में विमेन के लिए रिजर्वेशन की गई है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरीके से? क्या विमेन के होने की वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर डायरेक्टली काम भी कर सकते हैं। सो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है PRIs को। नेक्स्ट चीज़ क्या है? डिक्रीज्ड करप्शन। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपका ये एक ग्रुप है दोस्तों का, इसमें आपके टोटल 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम इसको अपना हेड बना लेंगे ग्रुप का, तो ये हमारे वेलफेयर के बारे में सोचेगा, यही हमारा ग्रुप लीडर है। अब फ्रेंड सर्कल में क्या हुआ कि अगर इस ग्रुप लीडर के पास आपने अपने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर करके यहाँ पर पैसे जमा कराए कि हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो ये ग्रुप लीडर के पास ये जिम्मेदारी आपने दे दी। अगर तो ये पार्टी बिल्कुल ही बेकार ऑर्गेनाइज होती है और
आपको लगता है दैट कि हमने जितने भी यहाँ पर पैसे जमा कराए थे दैट इज़ नॉट वर्थ इट, तो ये पार्टी तो बिल्कुल ही सस्ती सी लग रही है हमें, हमारे पैसे तो डूब गए हैं, तो उस केस में आपको पता लग जाएगा कि ये आपका जो ग्रुप लीडर है वो कितना ईमानदार है और कितना नहीं है, कि वेदर ही इज़ करप्ट और नॉट। बट अगर वो पार्टी बहुत हाई लेवल की ऑर्गेनाइज हो जाती है, आपको लगता है दैट योर मनी वॉज वर्थ इट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई आपका जो ग्रुप लीडर है वो आपके हित के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड ये तो आपके ग्रुप की बात हो गई। अब मान लो यहाँ पर ये 5 लोग हैं, इनका कोई लीडर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक और ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है, जहाँ पर 6 लोग हैं। तो इन 6 में से एक पर्सन जो है वो यहाँ का ग्रुप लीडर है, और ये डिसाइड होता है कि 100 किलोमीटर की रेंज में जितने भी इलाके आएंगे उनका ग्रुप लीडर यही पर्सन है। तो अब ये लोग तो जानते होंगे कि ये ग्रुप लीडर, ये बाकी के जो 5 लोग बच गए हैं वो तो जानते होंगे कि ये पर्सन कैसा है, पर आप कैसे बता सकते हो कि ये पर्सन कैसा है, कि ये करप्ट है या नहीं है, या हमारे हित के लिए सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा, ये आप कैसे बता सकोगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये पॉइंट यहाँ पर यही इसी की बात की गई है कि जितने ज़्यादा आप क्लोज रहते हो सिटीजन्स के, जितना भी लीडर क्लोज रहेगा उतनी क्लोजली वो स्क्रूटनाइज किया जा सकता है लोगों के द्वारा ही। कैसे? इलेक्शंस के थ्रू। अब अगर मान लो ये ग्रुप लीडर का पता लग गया था कि ये करप्ट है, तो उस केस में क्या होगा कि इन बाकी के 4 में से नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो ये लोग इस पर्सन को ग्रुप लीडर बना के देख लेंगे कि भाई तू हमारे हित के लिए काम कर ले, ये तो कुछ कर नहीं रहा। तो इलेक्शंस तब काम आते हैं। इलेक्शंस इज़ अ करेक्टिव मैकेनिज्म। ऑन दी अदर हैंड जो टॉप लेवल पॉलिटिशियंस हैं उनको आप इतना अच्छे से जज नहीं कर सकते वेदर दे आर करप्ट और नॉट, क्योंकि वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो आप उनको कैसे क्लोजली स्क्रूटनाइज कर पाओगे, है ना। तो ये इशू आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ लोकल लेवल नॉलेज। देखो, जब भी कोई ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? पंचायत के पास जाओगे, अपने लोकल एरियाज़ में जाओगे, अपने नेबरहुड में जाओगे, है ना। आस पड़ोस में जाके देखोगे कि भाई क्या हो रहा है, क्या कैसे हालात हैं। तो पंचायत ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहते हैं विलेज लेवल पर। साथ में यही देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी नीड्स के बारे में ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। स्टेट लेवल पे मान लो कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब इन रिसोर्सेज को अगर आपको गांव वालों में बांटना है, यहाँ पर डिप्लॉय करना है, तो आप कैसे डिप्लॉय करोगे इन रिसोर्सेज को? तो उनमें मीडिएटर का काम पंचायत कर देगी। तो कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट और इन्फॉर्मेशन के थ्रू पंचायत ये स्टेट लेवल के रिसोर्सेज को विलेज के साथ जोड़ने का काम कर देती है। तो एक ब्रिज का काम करती है डिसीजन मेकर्स और कम्युनिटी के बीच में, सो दैट करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो दोनों पर ट्रांसफ़र हो जाए आराम से। जैसे कि माइग्रेंट डाटा के कितने लोग यहाँ से गांव से बाहर गए हैं, कितने लोग आए हैं, तो माइग्रेंट एक डेटा मिल जाएगा प्रॉपर्ली। साथ में रिक्वायरमेंट्स है अगर फूड ग्रेन्स की, उसका भी पता लग जाएगा कि कितने लोग टोटल यहाँ पर गांव में मौजूद हैं। मान लो 10 लोग हैं और रिक्वायरमेंट जो है जो स्टेट लेवल से आया है वो 5 ही लोगों का खाना आया है, तो पंचायत जो है वो बता सकती है कि हमारे यहाँ पर टोटल डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि और 5 लोग जो हैं पिछले महीने माइग्रेट कर गए थे यहाँ पर, तो इसलिए आप टोटल 10 लोग हैं, तो आप फूड ग्रेन जो है 10 लोगों का खाना हमें प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, तो ये सारा काम पंचायत का हो जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, इसमें बिल्कुल सेम वही बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आशा, आंगनवाड़ी, ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स आ जाते हैं, ऐसी ग्राम पंचायत है, वहाँ पर आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो, इन लोगों को आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी वेलफेयर स्कीम्स हो गई, राशन, एसेंशियल्स जो हैं आपके पास टाइमली पहुंच जाएं। टारगेटेड डिलीवरी जो है उस पर ये फोकस करता है। उसके बाद फोकस्ड अप्रोचेस इन डिफरेंट सेक्टर्स थ्रू 5 प्लान एवरी ईयर्स। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे सैनिटेशन है, वाटर सिक्योरिटी, एजुकेशन, मनरेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट पे आपका फोकस्ड अप्रोच रहता है कि ये पर्टिकुलर विलेज को अभी ये बोल रखा है कि आपकी वाटर सिक्योरिटी पे आपको काम करना है, तो वाटर सिक्योरिटी पर ही काम होगा। एक फोकस्ड अप्रोच रहेगी। अगर बोला गया है कि यहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ही मेजर है, तो पहले उस पर काम होगा। तो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ यहाँ पर आराम से अलग अलग सेक्टर्स में काम हो सकता है। साथ में इतनी डाइवर्सिटी है रिप्रेजेंटेशन की कि विमेन इश्यूज़ पर भी स्पेशल फोकस किया जाता है आराम से। जैसे कि पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी देखा जा रहा है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उसका ब्रंट जो है वो विमेन को देखना पड़ रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी सिचुएशन को भी आराम से टैकल किया जा सकता है इन केस ऑफ पंचायत्स, कि लोकल लेवल पे आपकी सहायता हो जाती है।
अब बात करते हैं कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में क्या क्या सिग्निफिकेंट वर्क किए गए हैं। तो देखो, रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्लान लॉन्च किया है, माइक्रो प्लान फॉर कंटेनिंग लोकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19। तो इसके थ्रू हुआ क्या है कि पंचायत को फोरफ्रंट में लाया गया है ताकि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को और बढ़ाया जा सके और सर्विलेंस इंश्योर की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बचे रहें इस पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू इनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जाए। तो इसमें गवर्नमेंट ने पंचायत को यह अलाउ किया था कि जो 14th फाइनेंस कमीशन के अंडर जितने भी फंड्स आ रहे हैं उनको आप कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए अब आप यूज़ कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सैनिटेशन है वो लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है, बट अब कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन में कोविड-19 के जितने भी काम हैं उसको भी इसी फंक्शन के अंडर इंक्लूड कर दिया गया है। तो सैनिटेशन फंक्शन में ही कोविड-19 रिलेटेड सारे काम जो है इसी फंक्शन के अंडर आ गए हैं लोकल गवर्नमेंट। पंचायत साथ में एक नोडल एजेंसी है कोऑर्डिनेशन की, किस तरीके से कि राशन प्रोविजनिंग होती है तो आप इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटी यूथ ग्रुप्स की हेल्प लेकर के आप राशन प्रोविजनिंग कर सकते हो। साथ में पंचायत और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो कम्युनिटी किचन्स रन कर रहे हैं, तो इसके थ्रू भी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। साथ में माइग्रेंट्स जो भी रिटर्न करते हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, उनको क्वारंटाइन करना, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट करना, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। आफ्टर दैट डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग पेंडेमिक टू द लोकल पीपल। तो जितने भी लोकल पीपल हैं, आम आदमी हैं, उन लोगों में इस चीज़ की, पेंडेमिक की अवेयरनेस स्प्रेड करना कि क्या सिचुएशन हो गई है, क्यों हो गई है, किस तरीके की बीमारी है, ये सब के बारे में उनको बताना। तो ये सब कैसे बताया जा सकता है? बेटर जो है वो आप पंचायत के थ्रू बता सकते हो, उनसे, पंचायत से लोग जल्दी रिलेट भी कर जाएंगे, उन पर ज़्यादा विश्वास भी कर लेंगे। अब एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है केरला का। केरला की काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है डिसेंट्रलाइजेशन की, और अगर आप बात करते हो यहाँ पर तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो भी PRI के अंडर ही आता है। तो केरला की जो पंचायत है वो गवर्नमेंट के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रही है, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रेस किया जा सके, हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज किया जा सके, सैनिटेशन पर वर्क करना, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मैसेजेस देना, तो ये सब काम किए जा रहे हैं। इनफैक्ट केरला का 1/3 फंड्स जो हैं वो भी पंचायत को ही दे दिए गए हैं एज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फंड्स। अब एक सिस्टम है कुटुम्बश्री सिस्टम। कुटुम्बश्री सिस्टम क्या है? इसमें विमेन को एनकरेज किया जाता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं और अपनी फेडरेशंस बना लें। तो एक सिविल सोसाइटी की तरह काम करता है जो कि पंचायत से कोलैबोरेट करता है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल भी है। नेक्स्ट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा में सरपंच को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स दे दी गई हैं अंडर द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो ये पावर्स क्यों दी गई हैं कि आप विलेज लेवल पर क्वारंटाइन को इम्पोज कर सको। आंध्र प्रदेश भी अब रिसेंटली देखा गया है कि उन्होंने भी एक सर्वे कंडक्ट किया है कि अपने स्टेट में वो लोगों को ट्रेस कर रहे हैं कि जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, ताकि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है उसका स्प्रेड जो है वो प्रिवेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई चेन्स और सर्विसेज में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि PDS सप्लाई में शॉर्टेज है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जितनी भी सप्लाई है वो कम है। साथ में स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है ग्रेन्स के लिए, क्यों नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है। फिर न्यूट्रिशनल स्कीम जो है वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह भी डिसकंटिन्यू हो गए हैं। साथ में टेक्निकल इक्विपमेंट भी नहीं है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। दूसरी है लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो फिनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है इतने। अब ऐसी सिचुएशन भी आ गई है, लोगों की तो नौकरियाँ भी छूट रही हैं, तो उस केस में अगर आप रिसोर्सेज की बात करते हो, स्पेशली फिनेंशियल रिसोर्सेज की, तो उतनी नहीं है, और इतना स्किल्ड मैन पावर भी हम लोगों के पास नहीं है। फिर एम्बिगिटी इन रोल्स। तो रोल्स जो हैं वो ऊपर से डिक्टेट होकर आ रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं है, प्रॉपर्ली डेजिग्नेटेड है ही नहीं रोल्स, कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो वो चीज़ है, एम्बिगिटी है बहुत ज़्यादा रूल्स में। कोई सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी है ही नहीं कि आप ऑन द स्पॉट इनोवेशन के लिए, जो कि लोकल कंडीशंस से कस्टम हो। तो बेसिकली लोकल कंडीशन जैसी भी है, ऐसी सिचुएशन के हिसाब से आपको ऑन द स्पॉट क्या स्टेप्स लेने हैं, तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दी ही नहीं गई है। साथ में इंटरस्टेट वेरिएशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो स्टेट लिस्ट में आने के तौर पर
हर एक स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे वो इस पूरी चीज़ को नेशनल सक्सेस तक ले जाए। ठीक है, तो अब आप स्टेट लिस्ट में है पब्लिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो हर एक स्टेट वाइज ये देखा जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स इस सिचुएशन से टैकल कर रही हैं, कितनी सक्सेसफुली ये कर लेती हैं। अगर सारी स्टेट्स मिलकर के सक्सेसफुली टैकल कर जाती हैं, उस केस में हम इसको नेशनल सक्सेस कहेंगे। तो अगर आप इस तरीके का एक डिज़ास्टर अब आ गया है जो कि पूरे नेशन को ही अफेक्ट कर रहा है, तो कैसे ये एक चैलेंज पोज करता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि कर्नाटका की अगर आप बात करो तो कर्नाटका ने सक्सेसफुली अपनी एसेंशियल सप्लाईज जो हैं लोगों को दे दी हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप बिहार की बात करते हो तो वो सक्सेसफुली एसेंशियल सप्लाईज लोगों तक नहीं पहुंचा पाया है। तो कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं पंचायत के लिए बिहार में, तो ये सारे इश्यूज भी अराइज होते हैं। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। अब इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए गए हैं उसमें कोई एक्सप्लेनेटरी लॉजिक ही नहीं है, मेंबर्स को भी कोई एडिशनल ट्रेनिंग नहीं गई है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन अराइज हो जाती है, उसमें ऑन ड्यूटी किस तरीके की इनोवेशन हो जानी चाहिए, क्या करें ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। एग्जांपल यहाँ पर यूपी और झारखंड का आप दे सकते हो। तो प्रॉपर अगर आपका कोई इंस्ट्रक्शंस में कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी कोई भी कर रहा है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। देन पुअर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको पता ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, तो अगर यहाँ पर फूड शॉर्टेज हो भी जाती है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे। अगर मान लो स्टेट ने समझा कि यहाँ पर हमारे पास जो है, हम यहाँ पर 10 लोगों का खाना भेज रहे हैं, लोग यहाँ पर 100 हैं, तो कैसे आप फूड सिक्योरिटी मेंटेन करोगे, यहाँ पर फूड शॉर्टेज को कैसे टैकल करोगे। फीडिंग मैकेनिज्म्स पे ये इफेक्ट कर जाता है। तो अगर आपने किसी पर्सन को क्वारंटाइन कर रखा है और उसको आप प्रॉपर्ली खाना दे भी नहीं रहे हो, तो कैसे आप ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने वाले हो। तो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, और पुअर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से इफ़ेक्टिव क्वारंटाइन आप नहीं कर सकते हो, फीडिंग मैकेनिज्म्स भी आप प्रॉपर्ली नहीं चला सकते हो। साथ में लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ग्राम सभा की मीटिंग्स होंगी भी तो होंगी कैसे। आप कहते हो कि एक पंचायत है, पंचायत में तो अगर मीटिंग होगी तो सारे पूरे गांव वाले आके इकट्ठा हो जाएंगे ये पंचायत सरपंच के पास, ये पंचायत के पास, कि भाई हमारे इश्यूज़ को डील करो। पर क्या ऐसी सिचुएशंस में एक जगह इकट्ठा हो सकते हो आप? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप अपनी ये जूम कॉल कर लो। ठीक है, अब जूम कॉल करोगे कैसे, जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट होना ज़रूरी है, लैपटॉप होना ज़रूरी है, आपके पास पीसी होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, जब आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उस केस में क्या करोगे। तो ये भी बहुत बड़ा इशू आ जाता है। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले है इफ़ेक्टिव डेवल्यूशन। देखो, काफ़ी राइट्स जो हैं हम पंचायत को ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी पंचायत को ट्रांसफ़र कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट पूरी तरीके से अभी भी जो राइट्स हैं, जो राइट फंड्स हो गए या आपके फंक्शनरीज हो गए, वो पूरी तरीके से पंचायत को देने अभी भी बाकी हैं। एंड इट्स हाई टाइम कि हम उनको काफ़ी सारे फंक्शंस और भी जितने भी बच गए हैं वो भी हम उनको धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसा सिस्टम जो है वो अभी हमने नहीं दिया है, तो अब ये सही टाइम है कि उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है हम दे दें, ताकि ऐसी क्राइसिस, ऐसी सिचुएशन को वो और बेटर हैंडल कर पाएँ। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एंट्री 23 ऑफ द 11th शेड्यूल से स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री 23 ऑफ द 11th शेड्यूल, इट कम्स अंडर आर्टिकल 243G। व्हाट डज आर्टिकल 243G डील्स विद? सो इट डील्स विद हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ और सैनिटेशन इसमें आ जाते हैं, जिसमें बेसिकली हॉस्पिटल्स आ गए या आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, ये सब आ जाती हैं। अब क्या हो गया है कि पूरी तरीके से जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो अभी हो नहीं पा रही है ऐसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से आप फ्री और सब्सिडाइज फूड जो है वो बहुत सारे विलेजर्स को प्रोवाइड कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी जैसे रिपाट्रिएटेड माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी आप सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स वगैरह आप प्रोवाइड करोगे। इनफैक्ट हेवीली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, लोगों के पास नहीं है फ़िलहाल। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या कर सकते हैं, एंट्री 28 की बात आती है ऐसे केस में। एंट्री 28 ऑफ द 11th शेड्यूल, व्हाट डज इट डील्स विद? तो इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई है कि आप ये भी फंक्शन आप पंचायत को प्रोवाइड करा दो। आफ्टर दैट फिनेंशियल रिसोर्सेज, तो फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स हैं उनका प्रॉपर्ली रिलीज़ वो हो और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत को लोकल एंड सोशल ऑडिट्स
करने चाहिए, ताकि ये जो आपके ग्रांट्स आपको मिलेंगे, फिनांस कमीशन ग्रांट्स, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जा सके और जल्दी से जल्दी ग्रांट्स मिल जाएँ। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेन कर देते हो तो वो बेटर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बना पाएंगे और सिटीजन्स की नीड्स के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो पाएंगे। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन आ जाती है, अगर कोई क्राइसिस पड़ जाता है, और मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई क्राइसिस आ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में ऐसी कोई सिचुएशन आने पर एकदम से क्या इनोवेटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्ली ट्रेन किया है लोगों को कि अच्छा एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वो बना लें, तो उस केस में ऐसे इनोवेटिव एक्शंस वो लोग ले पाएंगे। नेक्स्ट, रेगुलर मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। तो देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपकी सर्विसेज की लास्ट माइल डिलीवरी हो सके। तो आप टाइम टू टाइम ग्राम सभा को रिपोर्ट करते रहो ताकि आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो लोगों को मिल सके, रिमोट एरियाज़ तक भी वो सर्विसेज पहुंच सके। तो उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है ग्राम सभा की। देन एस्टैब्लिशिंग पीयर टू पीयर लर्निंग नेटवर्क एंड लेवरेज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें क्या है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को और जो आपके पीयर टू पीयर एक लर्निंग नेटवर्क आपका बना दिया जाए, ताकि जितने भी इमीडिएट सोशल टॉपिक्स हैं उन पर लोगों को और एजुकेट किया जाए। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, अगर ऐसी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन हो गई है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम देखी गई है लॉकडाउन की सिचुएशन में, तो इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ऐसे नेटवर्क्स का होना ज़रूरी है। साथ में अगर कम्युनिकेशन की आप बात करते हो तो हायर ऑफिशियल्स में जो भी कम्युनिकेशन होता है और पंचायत में, हायर ऑफिशियल पंचायत में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो लोकल लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ आप ना ही करें, क्योंकि लोगों को, अगर आप एक गाँव में जाओगे, आप कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज लोगों को इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी, हर किसी को नहीं आ पाएगी। तो उस केस में आपको लोकल लैंग्वेज का ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि लोग जल्दी समझ पाएंगे, बेटर समझ पाएंगे और आपसे रिलेट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। वे फॉरवर्ड में हम देखते हैं, देखो, सेकंड ARC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोकल गवर्नेंस एन इंस्पायरिंग जर्नी टू द फ्यूचर। इसके द्वारा ये रेकमेंड किया गया है कि गवर्नमेंट के जो टीयर्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनको क्लियरली डीमार्केट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ये फंक्शन परफॉर्म करोगे, आप ये फंक्शन परफॉर्म, आप वाटर नीड्स को देखोगे, आप फूड सिक्योरिटी पे काम करोगे और आप सैनिटेशन पे काम करोगे। तो ये क्या हो गया, आपके फंक्शंस क्लियरली डिमार्केट हो गया कि आपको यही काम करने हैं। ऑब्जेक्टिविटी मैपिंग हो सकती है ताकि ग्राम पंचायत से ये इंश्योर किया जा सके कि ग्राम पंचायत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और जो भी पंचायत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको रिवॉर्ड भी दिया जाए और उनके जो आइडियाज़ हैं उनको रेप्लिकेट किया जाए। साथ में पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में ग्राम पंचायत का रोल भी सामने आता दिखा है कि ग्राम पंचायत कितनी इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, एंड अचीवमेंट ऑफ द टारगेटेड गोल्स। जो भी आपके एम्स हैं उसको आप अचीव कर पाओ कि ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आप एक लोकल लेवल पर अगर ऐसी सिचुएशंस को टैकल कर जाते हो, इससे आप सक्सेसफुली डील कर लेते हो, तो वो फर्दर आपकी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, एंड इट फर्दर फुलफिल्स द गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो व्हाट डज आर्टिकल 40 डील्स विद? इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत्स। तो इसमें ये बात की गई है कि स्टेट्स जो हैं ऐसे स्टेप्स ले कि ताकि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जा सके और ऐसी पावर्स और अथॉरिटीज़ विलेज पंचायत को दी जा सकें ताकि वो खुद ही अपने आप फंक्शन कर सकें एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया है, बट बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप synopsisis.in वेबसाइट पर जाकर आंसर राइटिंग पोर्टल पर जाना और वहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर लेना, एंड द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल।